क्या हो अगर एक बिल्डिंग से दो अलग अलग मास की चीजों को जमीन की ओर छोड़ा जाए। एग्जाम्पल के लिए एक मेटल और प्लास्टिक की बॉल। आप कहेंगे कि मेटल की बॉल भारी होने के कारण प्लास्टिक की बॉल से पहले नीचे गिरेगी। वैसे आप कुछ हद तक तो सही हैं, लेकिन अगर इस सवाल को थोड़ा चेंज किया जाए, अब हम पृथ्वी पर नहीं बल्कि चांद पर मेटल और प्लास्टिक की बॉल को एक ही ऊंचाई से गिराएं, तो आपको क्या लगता है पहले कौन सी बॉल नीचे आएगी? अगर इस बार भी आपका जवाब मेटल की बॉल है तो आप बिल्कुल गलत हैं, और सही बताऊं तो आंसर प्लास्टिक की बॉल भी नहीं। क्योंकि अगर हम चांद पर खड़े होकर किसी दो ऑब्जेक्ट को नीचे की ओर छोड़ेंगे तो चाहे उनके मास में कितना भी डिफरेंस हो, दोनों एक साथ ही नीचे गिरेंगे। और ये मैं नहीं बल्कि एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का कहना है, जिसको प्रूव करने के लिए चांद पर एक टेस्ट भी किया गया था। तो आज के इस वीडियो में हम आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से जुड़ी ग्रेविटी की ऐसी बातों को जानने वाले हैं, जिसको जानकर आपका ग्रेविटी का नजरिया ही चेंज हो जाएगा और आपको ये समझ आ जाएगा कि ग्रेविटी किसी दो मैसिव ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाली कोई फोर्स नहीं, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा है, जो कि समय को भी धीमा करने की ताकत रखती है। आपने ये स्टोरी कई बार सुनी होगी कि 1667 में जब न्यूटन एक बगीचे में घूम रहे थे, तब न्यूटन के सर पर एक सेब गिरा, जिसके बाद न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज की। पर सच बताऊं तो ये सच नहीं, बल्कि असलियत में सेब न्यूटन के सर पर नहीं बल्कि उनके सामने गिरा था, और न्यूटन ने उसे जमीन की ओर नीचे आते देखा था, जिसको देखकर न्यूटन ने सोचा कि आखिर ये सेब जमीन पर क्यों गिरा, खासकर ये सीधा ही जमीन की ओर क्यों गिरा, साइड में भी तो गिर सकता था या फिर ऊपर भी तो जा सकता था। जिसके बाद से ही उन्हें लगा कि कुछ न कुछ तो ऐसा है जिसने इस सेब को अपनी ओर खींचा है, और यहीं से जन्म हुआ न्यूटन की ग्रेविटी की थ्योरी का, जिसमें कहा गया कि ग्रेविटी एक ऐसी फोर्स है जिसकी वैल्यू उन दो ऑब्जेक्ट के मास और उनके बीच की दूरी पर डिपेंड करती है। हम भी बचपन में न्यूटन के इन फार्मूलास और थ्योरीज को स्टडी करने के कारण यही सोचते हैं कि ग्रेविटी दो ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाली एक फोर्स है, और हमें स्कूल्स में भी यही सिखाया जाता था कि पृथ्वी के मास के कारण पैदा होने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स हम इंसानों को पृथ्वी की ओर खींचती है, और पृथ्वी और सूर्य के बीच के मास के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स उन दोनों को एक दूसरे की ओर खींचती है। इसीलिए पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। इस तरह से देखने पर ग्रेविटी काफी सिंपल लगती है, लेकिन आखिर ग्रेविटी है क्या, और ये दोनों ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाली फोर्स कैसे जनरेट हुई? इसका जवाब न्यूटन की ग्रेविटी की इक्वेशन में नहीं मिलता, पर इसके बावजूद कई सौ सालों तक सभी इस बात को सच मानते रहे, और किसी ने भी न्यूटन की ग्रेविटी की थ्योरी पर कभी कोई सवाल नहीं उठाया। लेकिन आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आने के बाद ये सब बदल गया। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने न्यूटन की 400 सालों से चली आ रही ग्रेविटी की थ्योरी को गलत साबित किया, क्योंकि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ग्रेविटी की तरह किसी अनजान फोर्स के बारे में बात नहीं करती, बल्कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये बताती है कि यूनिवर्स में मौजूद हर एक बॉडी जिसके अंदर मास है, वो स्पेस टाइम को कुछ न कुछ कर्व करती है। जिस ऑब्जेक्ट का मास जितना ज्यादा होगा, स्पेस टाइम भी उतना ज्यादा कर्व होगा, और ये कर्व ही ग्रेविटी है। यानी सही मायनों में हम पृथ्वी पर मौजूद हैं तो पृथ्वी हमें नहीं खींचती, बल्कि पृथ्वी के कारण स्पेस टाइम में बने कर्व्स उसकी और सभी ऑब्जेक्ट्स को खींचते हैं, खासकर उन बॉडीज को जिनका मास पृथ्वी से कम है। और मैसिव ऑब्जेक्ट के कारण स्पेस टाइम में बना ये कर्वेचर 4 डायमेंशंस में होता है, जिसमें 3 डायमेंशंस तो सिंपल्स रहती हैं, लेकिन 4th डायमेंशन टाइम की है। क्योंकि जब कोई बॉडी अपने मास के कारण स्पेस टाइम को कर्व करती है तो वहाँ टाइम भी कर्व बनता है, जिसके कारण मैसिव ऑब्जेक्ट के आसपास का टाइम थोड़ा धीमा हो जाता है। यही लॉ यूनिवर्स में हर जगह पर फॉलो होता है। जितना ज्यादा स्पेस टाइम में कर्व होगा, उतना ही ज्यादा टाइम भी स्लो होगा। इसीलिए आपने कई बार सुना होगा कि ब्लैक होल्स के आसपास का समय काफी ज्यादा धीमा हो जाता है। इसका कारण ये है कि ब्लैक होल्स इतने ज्यादा डेंस होते हैं कि वो स्पेस टाइम को काफी ज्यादा कर्व कर देते हैं, जिसके कारण वहाँ टाइम मिस्टीरियसली स्लो हो जाता है। इतना ही नहीं, बल्कि आप ब्लैक होल के बिल्कुल सेंटर यानी सिंगुलैरिटी पर पहुँच जाएं तो वहाँ पर तो टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता।
नासा के एस्ट्रोनॉट डेविड स्कॉट ने अपोलो मिशन के दौरान इक्विवेलेंट प्रिंसिपल थ्योरी का टेस्ट किया था, जिसमें उन्होंने एक मेटल हैमर और पंख को चांद की सतह की ओर छोड़ दिया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इन दोनों ही ऑब्जेक्ट ने चांद की सतह को एक साथ टच किया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। पृथ्वी पर तो सभी ऑब्जेक्ट अलग अलग स्पीड से गिरते हैं, खासकर जो ऑब्जेक्ट जितने भारी होंगे वो उतना पहले गिरेंगे, तो यही फिनोमिना चांद पर क्यों नहीं हुआ। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि जब दो अलग अलग मास वाले ऑब्जेक्ट्स को गिराया जाता है तो वो एक ही स्पीड से नीचे आएंगे, लेकिन ये कंडीशंस वैक्यूम के लिए हैं, न कि एटमॉस्फेयर से भरी पृथ्वी के लिए। क्योंकि जब पृथ्वी पर दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को गिराया जाता है तो उन पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, फ्रिक्शन और अलग अलग फोर्सेस लगती हैं। लेकिन अगर पृथ्वी पर वैक्यूम हो तो दोनों ही ऑब्जेक्ट्स एक ही समय पर पृथ्वी से टकराएंगे। इसीलिए एक्सपेरिमेंट चांद पर किया गया तो चांद पर किसी एटमॉस्फेयर के ना होने के कारण इक्विवेलेंट प्रिंसिपल वहां प्रूव हुआ। इसके अलावा आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स काम नहीं करती, बल्कि वो तो बस मैसिव ऑब्जेक्ट के कारण स्पेस टाइम में बनाए गए कर्व की ओर गिरते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वैज्ञानिक तो स्पेस टाइम में आए इस कर्व को अपने स्पेसक्राफ्ट को स्पीड देने के लिए भी यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए वॉयेजर 1 और 2 या फिर कोई भी दूसरा स्पेसक्राफ्ट जो अंतरिक्ष में हजारों किलोमीटर की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, उन सब ने कभी न कभी पृथ्वी या फिर सोलर सिस्टम के किसी और ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल अपनी स्पीड को इंक्रीज करने के लिए जरूर किया है। इसके लिए एक कॉम्प्लेक्स मैन्यूवर परफॉर्म किया जाता है, जिसमें किसी मैसिव ऑब्जेक्ट जैसे प्लैनेट्स और मून के कारण स्पेस टाइम में आए कर्व के चारों ओर स्पेसक्राफ्ट को काफी तेजी से घुमाया जाता है और फिर उसे थोड़ा सा थ्रस्ट देकर उस सेलेस्टियल बॉडी के ऑर्बिट से बाहर निकालकर मनचाही डायरेक्शन में जाने के लिए छोड़ दिया जाता है। और क्योंकि अंतरिक्ष में वैक्यूम है, इसीलिए ऑब्जेक्ट से निकलने के बाद भी स्पेसक्राफ्ट की स्पीड लगातार तेज बनी रहती है और स्पेसक्राफ्ट काफी लंबी दूरियों को काफी कम टाइम में कवर कर लेते हैं। चलिए अर्थ की ओर वापस आते हैं। तो अर्थ की ग्रेविटी के बारे में आपने सुना होगा कि अर्थ से बाहर निकलने पर ग्रेविटी की वैल्यू 0 हो जाती है। आपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की भी कई वीडियोस देखी होंगी जहां पर पानी या किसी ऑब्जेक्ट को और यहां तक कि इंसान भी हवा में उड़ते रहते हैं। लेकिन अगर आप इसका कारण ग्रेविटी की 0 वैल्यू मान रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि पृथ्वी के ही जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भी अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड का इफेक्ट है, या फिर टेक्निकली कहूँ तो अर्थ के मास के कारण स्पेस टाइम में आए कर्व्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और उससे भी कहीं दूर तक फैले हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर ग्रेविटी पृथ्वी की सरफेस से 90% है, यानी अगर आपका वजन पृथ्वी पर 100 किलोग्राम है तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाकर आपका वजन 0 नहीं होगा, बल्कि तब भी 90 किलो होगा। लेकिन आप पूछोगे कि अगर वहाँ पर भी अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड का असर इतना ज्यादा है तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पृथ्वी के चारों ओर कैसे उड़ रहा है और उसमें मौजूद एस्ट्रोनॉट्स और सभी ऑब्जेक्ट्स हवा में कैसे तैरते हैं। तो इसका जवाब सिंपल है। जिस तरह जब हम किसी बिल्डिंग से जमीन की ओर जंप करते हैं तो हम कुछ देर हवा में रहते हैं। कहने का मतलब है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में तैर नहीं रहा, बल्कि अर्थ के कारण स्पेस टाइम में बने कर्व्स की ओर लगातार गिर रहा है, जिसके कारण हमें ऐसा लगता है मानो एस्ट्रोनॉट्स और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में फ्लोट कर रहा हो। वैसे आपको एक खास बात और बता दूं कि अंतरिक्ष में कहीं भी कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर आप पर ग्रेविटेशनल फील्ड का असर ना हो, क्योंकि अंतरिक्ष में मौजूद हर एक ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी स्पेस टाइम में कुछ न कुछ कर्व्स को क्रिएट करती है, और जहां तक स्पेस टाइम की ये कर्व्स होती हैं, वहां तक उस ऑब्जेक्ट के ग्रेविटेशनल फील्ड का असर होता है। सुनने में काफी इंटरेस्टिंग और अजीब सा लग सकता है, लेकिन यही सच्चाई है। वैसे आपका ग्रेविटी के बारे में क्या कहना है? मुझे अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और इसी के साथ ये भी कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको अपलोड होते ही मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।